हेलो फ्रेंड्स। इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक, जिसको शॉर्ट में IRBB भी बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट इन अ बैंक। इसके बारे में सेंट्रल बैंक्स ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी है। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो कि बेसल का एक कमेटी है, उसने भी इसके बारे में कई सारी गाइडलाइंस इशू करी हैं। बट ये जो IRBB है, ये अभी भी इवॉल्विंग स्टेज के ऊपर है। इसके बारे में कोई फाइल एंड गाइडलाइंस किसी तरह की कोई इशू नहीं हुई है। बैंक ने भी इंटरनली काफ़ी सारी गाइडलाइंस अपने हिसाब से बनाई है, बट वो भी अभी इवॉल्विंग स्टेज पे है। बट लेकिन जो अभी रिसेंटली जो सिलिकॉन वैली बैंक फेल हुआ था, जो लिक्विडेट हुआ था या कोलैप्स हुआ था, उसका जो मेन या कह सकते हैं कि उसका जो प्रमुख कारण था, वो आपका प्रॉपरली IRBB को मैनेज नहीं कर पाना था। तो ये इशू की जो इम्पोर्टेंस या जो इसकी इनॉर्मिटी समझ सकते हैं इस बात से कि एक इसी इसी एक रिस्क की वजह से पूरा का पूरा बैंक कोलैप्स हो गया। और जो बैंक की बहुत ही अग्रेसिवली था, मतलब फॉर फंडिंग द स्टार्टअप्स कंपनीज, और उनको लिए वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और एक काफ़ी स्ट्रेटजिक बैंक था स्टार्टअप कंपनीज के लिए। परंतु एक अपनी एक छोटी सी गलती जिसको कि वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया, दैट विच इज़ IRBB, और वो बैंक कोलैप्स हो गया। तो मेरा ये टॉपिक जो भी इस टॉपिक को मैं जब कवर करूँगा, थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है। इसमें कई सारे जो अंडरलाइंग एजम्पशंस हैं, कई बड़ी बहुत सारी इसमें डेफिनेशंस हैं, मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा। तो वो हो सकता है कि मेरी ये वीडियो कई पार्ट में जाए। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे वीडियो को एटलीस्ट शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप समझ सकें। और इसके अलावा अगर आपको इस विषय पे कुछ और जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं उस पर्टिकुलर डेफिनेशंस को या पर्टिकुलर एरिया को कवर करूँ। तो जैसा कि जो बैंकों का जो ट्रेडिशनल जो आप डेफिनेशन बोलते हैं, वो ये रहता है कि बैंक जो जनरली जिस जो सेवर्स होते हैं उनसे पैसा लेकर जिनको रिक्वायरमेंट होती है, या जिनको लोन लेना होता है, या जिनको कोई बिजनेस सेटअप करना होता है, उनको लैंड करती है। तो दैट इज़ अ ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ अ बैंक, टू टेक ए मनी फ्रॉम द सेवर एंड लैंड टू द नीडी पर्सन्स। तो ये जो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, वो आपकी बैंकिंग बुक का पार्ट होती है। तो बैंकों की आप बैलेंस शीट देखें तो उनका जो बैलेंस शीट दो तरह के कंपोनेंट से बनी होती है। एक प्योरली बैंकिंग बुक, जो कि आपकी डिपॉजिट्स एंड लोन्स की रहती है, विदाउट एनी मच काइंड ऑफ ए मार्केट एक्टिविटी। दूसरी जो बैंक की जो एक्टिविटी रहती है, वो ट्रेडिंग रहती है। ट्रेडिंग चाहे वो करेंसीज के ऊपर करें, या इंटरेस्ट रेट के ऊपर करें, या कोई और डेरिवेटिव स्ट्रक्चरिंग करें, जिसपे कि वो मार्केट्स को फेस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वो एजम्पशंस लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बना के अपनी ट्रेडिंग बुक चलाते हैं। और जो ट्रेडिंग बुक का जो रिस्क होता है, वो मार्केट रिस्क डिपार्टमेंट जो होता है इवेलुएट करता है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। पर जो बैंक की जो प्योरली जो डेफिनेटली जो प्लेन वनीला, जिसपे कि जो कि उनका जो डेफिनेशन है ट्रेडिशनल की, आप डिपॉजिट लेके लोन कर रहे हैं, उसका जो उसमें भी जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है वो इनबिल्ड रहता है। जो कि अभी जो सेंट्रल बैंक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हैं, और जो बेसल कमेटी है, उसने जो है इसके लिए पेपर्स जो इशू किए हैं कि किस तरह से इसको इवेलुएट करना है, ताकि आप जो है इस तरह के लॉसेस से अपने आप को बचा पाएँ या मिनिमाइज कर पाएँ। तो जो ट्रेडिशनली जो बैंकों की इस तरह के जो मिसमैचेस रहते थे, वो ALM जिसको बोलते हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, उसके टेम्पलेट थे जो थोड़े सिंपल थे। जिसमें कि एक तो आपका स्ट्रक्चर लिक्विडिटी आता था, जिसमें कि आप अपनी जितनी भी एसेट लायबिलिटीज थी, उसको एक टाइम गैप में प्लॉट करते थे, और उसके गैप देखते थे कि किस किस पर्टिकुलर गैप में आपकी एसेट ज़्यादा है या आपकी लायबिलिटीज ज़्यादा है। तो उसके लिए रेगुलेटर्स ने इंडिया में तो RBI ने कई तरह के गाइडलाइंस इशू करे हुए थे कि आप जो है अपनी इस पर्टिकुलर बकेट में इतने ही मिसमैचेस दे सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप मिसमैचेस नहीं लेंगे। इसके अलावा जो ALM का जो दूसरा कंसर्न था, वो आपका इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी था, कि आप सिमिलर टाइप की टेबल में जो है अपनी एसेट लायबिलिटी उसको प्लॉट करते थे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट, किस तरह से उसके इंटरेस्ट रिसेट हो रहे हैं। सपोज करो जैसे कि अगर माना आपने कोई CC लोन दिया है, या 6 महीने में उसका इंटरेस्ट रिसेट हो रहा है, या आपने कोई अगर प्रीवियसली जो लाइबोर लिंक लोन होते थे, वो लाइबोर जो होता था वो आपका 3 मंथ्स होता था, 6 मंथ्स होता था, 1 ईयर होता था। तो उस 6 मंथ और 1 ईयर और आपके थ्री मंथ्स में वो लाइबोर रिसेट होता था। तो इस तरह से जो उसके इंटरेस्ट रेट रिस्क थे, वो उस पर्टिकुलर बकेट में आते थे। तो उस तरह के या IRS बोलते थे। और उसके भी कुछ सर्टेन जो थी लिमिटेशन, जो बैंकों ने अपनी लिमिट सेट किए हुए थे, कि हम जो है पर्टिकुलर बकेट में या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियोस जो बेसल कमेटी ने रिकमेंड किए हैं, और जिसको RBI ने भी अपने
डॉक्यूमेंट में बताया है, उसने 6 तरह के सिनेरियोज बताए हैं कि जिसमें कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अगर फ्यूचर में इस तरह से बिहेव करेगा तो आपकी जो आईआरबीबी का जो रिस्क आपकी बैलेंस शीट में आएगा वो किस तरह से आएगा। तो ये जो 6 सिनेरियोज हैं इंटरेस्ट रेट को रिलेटेड, वो हैं आपके पैरेलल अप, पैरेलल डाउन, स्टीपनिंग, फ्लैटनिंग, शॉर्ट रेट अप एंड शॉर्ट रेट डाउन। तो जैसा कि अगर हम समझना चाहें कि इंटरेस्ट रेट का कर्व जो होता है नॉर्मल, जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स में या नॉर्मल सिनेरियोज में वो जनरली इस तरह का होता है इंटरेस्ट रेट ग्राफ, कि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा कम होता है और जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाता है तो हमारा जो यील्ड होती है या जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ऊपर जाता जाता है विद सम स्लोप्स। तो अगर जो पैरेलल अप से मतलब ये है कि अगर सपोज करो कोई रेट एक्शन हुआ, आरबीआई ने कोई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया है या कोई और किसी और एक्शन की वजह से रेट अगर सिस्टम में ऊपर गए हैं तो उसका जो उसका जो यील्ड कर्व होगा वो पैरेलली, मतलब एकदम इस यील्ड कर्व के पैरेलल, इस बिल्कुल इसके पैरेलल वो बिहेव मतलब मूव कर जाएगा। मतलब सारे के सारे टेनर में जो कर्व है वो पैरेलली ऊपर जा रहा है अगर कोई रेट एक्शन हुआ। सिमिलर जो पैरेलल डाउन था कि अगर कोई एक्शन किसी सेंट्रल बैंक ने लिया, रेट वगैरह सिस्टम में कम किए, तो जो यील्ड कर्व है वो पैरेलली डाउन जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल डाउन और दैट इज कॉल्ड पैरेलल अप। इसके अलावा स्टीपनिंग था। स्टीपनिंग में ये था कि जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं वो नीचे नीचे की तरफ रिसेट हो रहे हैं और जो लॉन्ग टर्म रेट है वो थोड़े से और ऊपर की तरफ रिसेट हो रहे हैं। तो जो स्टीपनिंग का जो अगर अगर हमारा ये ओरिजिनल वाला अगर ये हमारा यील्ड कर्व था तो स्टीपनिंग के केस में क्या होगा, ये कर्व थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ऐसे करके और ऊपर चले जाएगा। तो ये दिस इज कॉल्ड स्टीपनिंग, कि जो शॉर्ट टर्म रेट है वो नीचे चले जाएंगे और जो जो आपके लॉन्ग टर्म रेट्स हैं वो ऊपर जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड स्टीपनिंग। इसी तरह एक फ्लैटनिंग भी होता है। फ्लैटनिंग में क्या होगा, ये तो हो गया आपका स्टीपनिंग, दिस इज स्टीपनिंग, ये यील्ड का भी वो स्टीपन हो गया। फिर जो एक सिनेरियो फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग में क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म रेट्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं और जो लॉन्ग टर्म रेट्स होते हैं वो नीचे आते हैं। तो ये कर्व होगा वो आपका कुछ जो ओरिजिनल कर्व अगर हमारा ये है तो ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म थोड़ा ऊपर जाएंगे और जो लॉन्ग टर्म है वो उसके प्रोपोर्शनेट में कम ऊपर जाएंगे। तो ये इस तरह से आपका जो ये फ्लैट कर्व जो है फ्लैट हो जाएगा। तो दिस इज फ्लैटनिंग। तो इस तरह का जब इंटरेस्ट रेट का बिहेवियर रहेगा फ्यूचर में तो उसको हम फ्लैटनिंग बोलेंगे। इसी तरह शॉर्ट टर्म रेट, शॉर्ट टर्म अप और शॉर्ट टर्म डाउन तो बिल्कुल सिंपल है कि आपकी जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं लॉन्ग टर्म सिनेरियो में नहीं देखेंगे। जो हमारे अप टू द 1 ईयर या 2 ईयर रेट्स हैं वो जो है थोड़े से ऊपर गए हैं या थोड़े से नीचे गए हैं, जो भी आपका उसका रेट एक्शन है। तो इस तो इन 6 सिनेरियोज में जो हमारी अर्निंग के ऊपर या हमारे इंटरेस्ट रेट इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका जो आपका इवेल्युएशन है या जो उसका जो कैलकुलेशन है उसको हम इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक बोलते हैं। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक जो होती है वो 2 तरह से इवेल्युएट होती है। इसका एक तो होता है इसका इकोनॉमिक जो इसका इकोनॉमिक पैरामीटर होता है उसके हिसाब से उसको जज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो जो दूसरा जो इसका पैरामीटर है वो है आपका डेल्टा एनआईआई। एनआईआई होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। मैंने पहले आपको बताया था कि जो बैंक का जो ट्रेडिशनल काम है या जो जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है वो जिसके पास भी सरप्लस है या जो भी सेवर से उससे पैसा लेता है और जो है जो नीडी जिसको भी लोन चाहिए होता है उसको पैसा देता है। तो इस दौरान जो वो करता है वो जिनसे पैसा लेता है उनसे कम इंटरेस्ट पर लेता है, जिसको पैसा लैंड करता है उसको हाई रेट पर करता है और इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है वही उसका इंटरेस्ट मार्जिन रहता है। तो बैंक अगर सेम अगर बैंक जो है इस प्रोसेस को करने के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि जो उनके लोन रहते हैं वो हाई हाई मतलब एक लॉन्ग टेनर के रहते हैं। जब वो लोनिंग करेंगे तो वो 5 साल 10 साल इस तरह से करेंगे। तो डिपॉजिट लेते हैं तो वो जनरली 6 महीना या एक साल या 2 साल इस तरह की लेते हैं, ताकि और इसको बोलते हैं मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस, कि आपने एक शॉर्ट टर्म रेट के ऊपर या शॉर्ट टर्म टेनर के पे एक डिपॉजिट रेस किया और उसको आपने लैंड कर दिया आप एक लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर, ताकि यू विल गेट सम गुड स्प्रेड्स एंड गुड मार्जिन्स। तो इस मार्जिन को जो इवेलुएट करते हैं उसको बोलते हैं हम नेट इंटरेस्ट इनकम।
तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है बैंकों के लिए एक मेजर सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अगर हम बैंकों की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो उनका जो एक मेजर जो चंक इनकम का आता है वो इंटरेस्ट इनकम से आता है, और जो उनका एक मेजर जो पीएनएल में जो डाटा जाता जो एक नंबर जाता है दैट इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट इनकम। यानी कि आपने कितना इंटरेस्ट किसी एक लोनिंग से कमाया और कितना आपने इंटरेस्ट अपने जो डिपॉजिट थे उनको दिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम नेट इंटरेस्ट होता है उसको हम या नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। तो नाउ मैं इस टॉपिक को आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। मैं अगले कुछ वीडियो में जो है इस इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड बैंकिंग बुक के जो अदर जो इसके पैरामीटर्स हैं या कैसे ये और मेजर किया जाता है मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको इस चैप्टर के ऊपर और क्या क्या जानना है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से तो जो भी चीज़ें इसमें रहेगी वो कवर करूँगा आने वाली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।